नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है सुर्खियां अखबार की। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। तो बताएंगे आपको कि आज अखबारों में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी हैं। तो शुरुआत करते हैं। एनडीए संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल बाद भी जनता ने कांग्रेस को नकारा है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में गठबंधन के सिद्धांतों पर बात की, साथ ही विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम ना हारे थे और ना ही हारे हैं। एनडीए जीत पचाना अच्छी तरह जानता है। देखिए, ना हम हारे थे ना हारे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा, देखिए, सरकार बनाने के लिए भले बहुमत जरूरी, पर चलाने को सर्वसम्मत होना बेहद जरूरी है। ये तंज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर कसा। राजग संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सरकार बनाने का आमंत्रण उनको मिल चुका है। तो कल शाम यानी कि 9 जून को लगभग 7:15 में लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। नया मंत्रिमंडल गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर उस वक्त कहे जब सर्वदलीय बैठक चल रही थी। विपक्ष की ओर से यूं कहे कि सर्वसम्मति से सभी ने इसको माना था। विपक्ष की ओर से लोकतंत्र का सम्मान देखने के लिए और इंतजार करना होगा। राजग ने सभी क्षेत्रों और वर्गों का भरोसा जीता है। बिल्कुल। और ये देखिए कि मोदी कल तीसरी बार शपथ लेंगे। अमर उजाला ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए संसदीय दल ने मोदी को अपना नेता चुन लिया और दोपहर में घटक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने दावा भी पेश कर दिया है। और शाम को जो हलचल हुई है वो भी बता देते हैं। राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल और चुनाव पूर्ण गठबंधन के नाते मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। और ये देखिए, रविवार शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण भी होगा। तो दीपिका, लगातार चर्चा हो रही थी कि किसी तरह से आईएनडीआईए गठबंधन भी जुगत में लगा था कि उनकी सरकार बन जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। काफी एक्टिवली पीएम मोदी पहुंचे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा पेश कर दिया है। देखिए, सेंट्रल हॉल में यूं कह सकते हैं बैठक को रखना, इसको कहीं ना कहीं देखिए हमने भी जिस तरीके से मीडिया भी कयास लगा रहा था, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गीतू कह रहा था कि भाई सेंट्रल हॉल में क्यों रखा गया, तो एक मैसेज था, ये मैसेज कन्वे करना था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस बात को पॉइंट आउट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैसे प्रधानमंत्री बार बार स्पष्ट किया कि संविधान उनकी सरकार के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जब दाखिल हुए थे सेंट्रल हॉल में, सबसे पहले संविधान को उठाया था, पुस्तक उठाई थी, उसको सर माथे से लगाया था, ये एक मैसेज था। ये भी कहा कि उनकी सरकार के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, उनकी रक्षा करने के लिए यानी कि संविधान की रक्षा करने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगा। यानी कि संविधान को लेकर जो आप सवाल हमेशा से खड़े कर रहे हैं ना कि संविधान एनडीए खत्म कर देगा, बीजेपी खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए और ये पूरा का पूरा एक मैसेज था आईएनडीआईए गठबंधन के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए कि चुनाव में यही मुद्दा काफी हावी रहा था। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हुए दिख रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये देखिए कि संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, जो उसमें प्रावधान है वो खत्म कर दिए जाएंगे। खासतौर से मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये पूरे संविधान को बदल देंगे और ये कितना खतरनाक होगा देश के लिए, ये देश की जनता समझ ले। तो इस तरह का एक भ्रम, कह सकते हैं भ्रमित जानकारी जो है वो फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि चुनाव प्रचार में अक्सर हम ये देखते हैं दीपिका, किस तरह की जानकारी दी जाती है जिनका कोई बेस नहीं होता। लेकिन अब आप ये भी समझिए गीतू, किस तरीके से बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है। कुछ तो खामियां रही हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश में बीजेपी लग गई है। बीजेपी 2 मरतबा, चाहे हम 2014 का जिक्र कर लें, 2019 का जिक्र करें, बीजेपी अपने बूते पे पूरा मैंडेट लेके आई थी। सहयोगी दलों की सिर्फ उनको साथ में थे, जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि संविधान का बार बार आईएनडीआईए गठबंधन ने जिक्र किया, इसीलिए सेंट्रल हॉल में ये बैठक को बुलाया गया। सभी सांसद एनडीए के उसमें इकट्ठा हुए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया ये वही जगह है जहां पर देश का संविधान निर्मित हुआ है। लगभग 3 साल का वक्त लग गया था कि किस तरीके से इस संविधान को निर्मित करने के लिए कड़ी मशक्कत करी, और आज हम वहीं बैठे हुए हैं। हमारे बैठने का मकसद यही है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, हम संविधान के अनुसार ही सरकार को चलाएंगे।
बिल्कुल, और ये साफ कर दिया गया है जब उन्होंने, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल हॉल में संविधान ग्रंथ को छुआ, और कम से कम ये ग्रंथ है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी ये मैसेज क्लियर करना चाहते हैं कि इस तरह की जो भ्रामक जानकारी वो लोगों के बीच ना फैलाएं और संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। खासतौर से एक बड़ी बात जो होती है वो है आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि कहीं इससे कोई छेड़खानी ना हो जाए, क्या इसमें कोई बदलाव ना हो जाए, क्योंकि इससे जो लोग लाभ पा रहे हैं उनको एक बड़ा नुकसान उस वक्त दीपिका होने की गुंजाइश हो जाती है। ओबीसी अभी वर्ग है जिसे आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जा रहा था जो मुस्लिम थे उनके लिए जो आरक्षण जो नहीं होने चाहिए वो अगर दे दिए गए हैं तो उन्हें हटाने की पूरी बात कही जा रही थी, और ये एक डर देश में फैला भी था उस वक्त। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे हम। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन दिया। कहा अब और भी तेजी से काम किया जाएगा। अमर उजाला ने इस खबर को छापा। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। कहा इस दौरान उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप आज ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें। बिल्कुल, और ये देखिए ये खबर प्रमुखता से छापी गई है अमर उजाला में। जल्दी काम शुरू करें मोदी, उन्हें पूरा समर्थन। नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि पीएम मोदी जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। एनडीए के तीसरे बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के पीएम पद के लिए समर्थन देती है। ये खुशी की बात है कि 10 साल में प्रधानमंत्री हैं और अब फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जिस तरह से एक चर्चा ये भी थी कि इस बार शायद प्रधानमंत्री पद को बदल दिया जाएगा, और आईएनडीआईए कोशिश में था, और एक भ्रम ये भी फैलाने की कोशिश की गई थी कि जेडीयू या दूसरा घटक दल जो है वो कहीं ना कहीं आईएनडीआई के साथ मिल सकता है, सरकार बनाने की पेशकश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल हुआ। आप देखिए इस खबर को बहुत आसान शब्दों में आप समझेंगे, क्योंकि साफ तौर पर आप देखिए कि यदि हम इंटरनेट को खोलें, आप हर जगह ऐसी जो वीडियो थी वो वायरल हो रही है जी। कि चूंकि जेडीयू की बात करी जाए तो जेडीयू का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इसके अलावा आपने चंद्रबाबू नायडू का प्रदर्शन देखा, जेडीएस का प्रदर्शन देखा, तो अभी देखिए आप किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम कह सकते हैं साफ तौर पर नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इसी को लेकर ये सुगबुगाहट थी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का नेचर रहा है और इतिहास रहा है, कहीं कहीं वो पलट ना जाए एक बार फिर से, इसी का ख्याल रखा जाता। और पलटू राम एक नाम दिया गया था दीपिका, ये देखिए जब वो अदला बदली कर रहे थे। हाँ, और तो वही डर बना हुआ था। गठबंधन की कोशिश भी यही थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन साफ तौर पे ये तो कह रहे थे कि अभी हम सरकार बनाने की दावेदारी पेश नहीं करें, लेकिन नहीं करेंगे आगे, ऐसा कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। इसी को लेकर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि लगातार चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार अपना समर्थन खींच लें और बीजेपी जो है वो अल्पमत में आ जाए। तो फिलहाल ये राहत की बात थी। कल नीतीश कुमार का यदि किसी ने भाषण सुना हो तो बड़े ही हल्के अंदाज में, बड़े शानदार अंदाज में, अपने बेबाक अंदाज में वो नजर आते हैं और कहते हैं कि हम तो चाहते ही हैं कि प्रधानमंत्री आप अभी से बन जाएं और देश को आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल, और ये देखिए चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, वो भी दीपिका ये कहते हुए नजर आ रहे थे। उनको लेकर भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वो भी एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बने रहें। और इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी जिक्र कर दिया था कल कि यदि प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, देश के पीएम रहते हैं और राज्यवार हम बात करते हैं, तो बिहार के जो रुके हुए काम हैं वो बिहार के रुके काम भी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि लगातार इस बात के कयास बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने आईएनडीआई गठबंधन का झंडा बुलंद किया था। बिल्कुल, और ये देखिए जब ये लोग दिल्ली आ रहे थे, ये थे तेजस्वी यादव थे, तो कयास ज्यादा लगने लगे थे कि कुछ बातचीत इनकी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने बाद में साफ कर दिया कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरूर माहौल बनाया था कि अंदर की बातें हैं, अंदर ही रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में धक धक हो गई थी कि कहीं कुछ और परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है। लोग तो छोड़िए, बीजेपी के दिलों में धक धक हो गई थी कि ऐसा ना हो नीतीश बाबू कहीं ना कहीं फ्लाइट में सोच लें कि हम दिल्ली आते तक अपने विचार को बदल देंगे
और INDI के साथ चले जाएंगे। अच्छा दीपिका, ये भी देखिए मीसा भारती जब जीतने के बाद सामने आई और कहीं ना कहीं वो ये कहती हुई नजर आई कि जो नीतीश कुमार है हमारे चाचा है, तो ये जो रिश्ता ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त भी ये कयास लग रहे थे। अब आप ये देखिए 200 रैलियां की गई हैं, 200 प्रचार प्रसार के लिए रैलियां की गई हैं तेजस्वी यादव के द्वारा। उन 200 रैलियों में भी आप एक बार भी नीतीश कुमार के लिए सीधे शब्द नहीं सुन पाएंगे आप। वो हमेशा बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, नीतीश के लिए उन्होंने कोई भी कटाक्ष नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है गीतू कि कहीं ना कहीं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। दरवाजे कभी भी किसी भी वक्त सभी के लिए खुले रह सकते हैं, ये वो एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए। आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो जाती है दीपिका, क्योंकि उस वक्त ये देखिए पूरे देश में भी एक डर की स्थिति बन गई थी कि पूरी तरह से बीजेपी को जनादेश नहीं मिला था। 272 अगर मिलते तो जाहिर सी बात है ये स्पष्ट हो जाता। काफ़ी जद्दोजहद बीजेपी को इस बार करनी पड़ी है। हालांकि कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ये काम किया है और बहुत रेयर होता है कि तीसरी बार जो कोई भी सरकार है वो सत्ता ले पाती है। जाहिर सी बात है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बनी है सबसे बड़ी पार्टी। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है और देखिए किस तरीके से तभी कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी जो फेरबदल है संभव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर ये बड़ी अचीवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सफलता में राहुल की यात्राओं का हाथ रहा है। और देखिए राहुल की यात्राओं का हाथ अकेला हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं, उनकी जो पर्सनल छवि है उसके लिए भी राहुल गांधी की तमाम जो यात्राएं हैं वो शानदार रही हैं। अब कैसे आप जरा बता दें, यात्राएं जहां पहुंची उन सीटों पर कांग्रेस व सहयोगी दलों को जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र में किसानों से जुड़े मुद्दों की बात कर ली जाए, भाजपा निहित महाधुली युति दिंडोरी नासिक में हार गए। तो फिलहाल देखिए ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि किसी भी राज्य में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें दिलवाने वाला राज्य महाराष्ट्र बना। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी की छवि आज से 2-3 साल पहले कुछ और हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई उसके बाद राहुल गांधी की छवि में बहुत बदलाव आया। सर्वमान नेता धीरे धीरे वो बन गया, क्योंकि एक नेता जब जनता के बीच में जाता है तो उससे सीधे सीधे वो कह सकते हैं अपने आप को जोड़ पाता है, जनता अपने आप को जोड़ पाती है। इसके बाद न्याय यात्रा निकाली गई, तब ये तमाम यात्राएं किस तरीके से काम कर गई ये साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई दिया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, जहां जहां यात्रा की उसका असर बहुत अच्छा हुआ, वहां सीटें जो हैं बहुत अच्छी आई और किसानों को लेकर बेबाकी से उन्होंने बात रखी थी। तो ये बात आम जनता को बहुत सीधे तरीके से समझ में भी आई। बिल्कुल दीपिका, और कुछ सालों पहले तक हम ये देखते थे कि राहुल गांधी जहां जाते थे कुछ ऐसा बयान देते थे कि वो या तो मजाक बन जाता था या विवाद बन जाता था, लेकिन एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता अब हम उनके अंदर देख रहे हैं कि लोगों के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो यात्राएं होती हैं वो अपने आप किसी भी नेता की छवि को ऊपर करती है, क्योंकि जब नेता लोगों के बीच पहुंचता है वो अपने आप को कनेक्ट करता है, जनता उनसे रिलेट कर पाती है। और जब जनता उनके बीच महसूस करती है कि हाँ हमारे लिए जो हमारे नेता है वो हमारे साथ खड़े हैं, और ये विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, भरोसा बहुत जरूरी होता है। देखिए सिल्वर स्पून चाइल्ड हमेशा से बीजेपी कहती आई है उनको। अभी भी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी उनको शहजादा कहते थे। पहले बीजेपी का यही आरोप था कि ये चांदी के चम्मच से खाने वाले नेता कैसे बन जाएंगे, क्योंकि पब्लिक के बीच में तो जाके कनेक्ट नहीं कर पाते। ये इनको ये नहीं पता कि धूप में कैसे निकला जाता है, लोगों से कैसे मुलाकात की जाती है। तो राहुल गांधी की ये जो बड़ी यात्रा थी इसने कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया। स्पेशली यदि आप रिजल्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, हालांकि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ थी तो यहाँ कांग्रेस की भी कह सकते हैं कि उसकी भूमिका भी सामने आई है। तो राहुल गांधी की छवि को इस पूरे लोकसभा चुनाव ने या फिर उनकी यात्राओं ने उभारने का काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बिल्कुल, और लगता है कि अब ऐसी यात्राएं जारी रखेंगे राहुल गांधी, क्योंकि एक नई दिशा दी। पहले उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूसरी यात्रा उन्होंने की उसमें काफी लंबा समय व्यतीत किया, तकरीबन 2 से 3 महीने उन्होंने लगाया और उसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में हुआ भी है। जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही थी बीजेपी, अब लगता है कि कांग्रेस की जड़ों को इतनी आसानी से मिटा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से 99 तक का आंकड़ा छू लिया है कांग्रेस ने और एक कॉन्फिडेंस आया है। पहले उस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल भी टूट रहा था, उनके बड़े नेता उन्हें छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अब जीतने के बाद खुद एक जो आत्मविश्वास होता है वो हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत पुराना दल होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बन जाती है। और राहुल गांधी ने वक्त रहते यूँ कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इन तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी समझ लिया और बड़े निर्णय लेने के लिए अब वो लगभग तैयार नजर आते हैं हमें, कि तो हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। कहा, नीट परीक्षा में हुए घोटाले की जांच की जानी चाहिए। तो अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। कहा है कि देखिए, कल भी आपको बता दें किस तरीके से कांग्रेस ने इसी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि लगातार नीट परीक्षा में धांधली की गई है। नीट यूजी रिजल्ट के स्कैम के मामले को लेकर देश भर से लोगों के विरोध और आलोचना शुरू हो चुकी है। इसी बीच वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और रिजल्ट स्कैम के मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। बिल्कुल, और ये खबर देखिए, इसे प्रमुखता दी गई अमर उजाला में। नीट में हुई धांधली, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। कांग्रेस की तरफ से बयान आया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके। नीट का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि इसमें जो धांधली हुई है उसमें जाहिर सी बात है केंद्र का बड़ा हाथ है और इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण आ गया था कि इस तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से वो बेबुनियाद हैं, लेकिन कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर भुनाना चाहती है और ये भी कह रही है कि इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की है कि आप इस धांधली को रोकें और यदि धांधली हुई है तो आप उसका पता लगाएं, उसके लिए बाकायदा आपको जांच बिठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा, देखना ये होगा गीतू की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और रेपो रेट में 8वीं बार कोई बदलाव नहीं है। 7.2% रहेगी विकास दर। तो हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% कर दिया है और ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। 5 जून से 6 जून तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फैसले की घोषणा की। गवर्नर दास ने कहा, मौद्रिक नीति समिति में 4.2 बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पे छापी है। ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस नाउ द फेवरेबल सेज आरबीआई, यानी कि इन्फ्लेशन की जो बढ़ोतरी होती है उस पर कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो रहा है, इसीलिए जो प्रतिशत है उसको किसी भी तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेन्ड इट्स हक्स सिंस द स्टैंड्स द along the with the growth discussion with the ranks even the reverse upgrade, यानी कि ग्रोथ में जिस तरीके से मौद्रिक नीति की जब समीक्षा होती है, और देखिए कई पहलू होते हैं गीतू, इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जब आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में बदलाव करते हैं, सीधे सीधे तमाम चीज़ों को, आयामों को देखा जाता है कि कब आपको रेपो रेट में बदलाव करना है, कब रिवर्स रेपो रेट में बदलाव करना है। इससे जो फायदा होता है बैंक को होता है, रिजर्व बैंक को होता है, और इसमें ये भी देखा जाता है कि किस प्रतिशत से महंगाई बढ़ रही है। यदि महंगाई बिल्कुल बैलेंस है तो रेपो रेट में किसी भी तरह की हम ये कह सकते हैं कोई बढ़ोतरी नहीं होती।
बिल्कुल। और अब जिस तरह से इसको 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, तो ये होगा कि जो स्थायी जमा सुविधा है यानी कि एसडीएफ दर 6.25% पर अब बनी हुई है, और सीमांत स्थायी सुविधा जो होंगी यानी कि एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। तो ये कुल मिला के एक जो बदलाव किया गया है कहीं ना कहीं लोगों के हित में होगा, खासतौर से बैंकों को इसका लाभ देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कौन सी खबर को प्रमुखता से छापा गया है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेडी नेता पांडियन लापता हैं। हार की जिम्मेदारी लेने से बचें, और ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वी के पांडियन चुनावों में बीजेडी की करारी हार के बाद लापता बताए जा रहे हैं, और इस हार के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी पांडियन को दोषी ठहराया जा रहा है। चुनाव नतीजे आने के बाद से पांडियन सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे। पांडियन को पहले नवीन पटनायक के साथ हमेशा देखा जाता था। देखिए, बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि जिम्मेदारी जिसकी है वो जिम्मेदारी लेने से ही बच रहा है और लापता हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो नवीन पटनायक की सरकार है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मर्तबा यूँ कह सकते हैं वर्चस्व रहा है उड़ीसा में। और इसके अलावा यदि हम पांडियन की बात करें जो इस वक्त आपको लापता बताए जा रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे, ढूंढा जा रहा है इनको, जो हमेशा से नवीन पटनायक की परछाई हुआ करते थे, अब वो दूर हैं। आखिरकार पांडियन गए कहाँ? कम से कम एक राजनेता, यदि आप आईएएस से राजनेता बने हैं, अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से आप राजनेता बन जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तो और दुगनी हो जाती है। लेकिन पांडियन कहीं लापता है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे, उनको ढूंढा जा रहा है, तो कम से कम वो सामने तो आए। बिल्कुल। और नवीन पटनायक का ये कहिए कि उत्तराधिकारी उनको कह दिया गया था, एक समय ऐसा भी आया था, लेकिन अब जब हार हुई है, करारी हार हुई है उड़ीसा में, तो ऐसे में अब वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। जाहिर सी बात है, हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आहत भी हो सकते हैं, या लोगों से जो भरोसा उन्होंने जताया था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये देखिए, एक तरह से वर्चस्व काफ़ी रहा है नवीन पटनायक का उड़ीसा में, और ऐसे में अगर वहाँ हार मिलती है तो ये कहीं ना कहीं शॉकिंग है उनके लिए। लेकिन जनता हमेशा बदलाव चाहती है। अगर आप जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता 2 मिनट नहीं लगाती आपको बदलने में, और ऐसे में इस हार की जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और यही डेमोक्रेसी की हम कह सकते हैं बड़ी खूबसूरत है। देखिए, अब कहीं ना कहीं हम यदि इसको इस वजह से भी देखें कि जो पांडियन थे वह बाहर से थे, तमिलनाडु से थे, और क्या ये संभव ही हो सकता है गीतू कि यदि हम विधानसभा चुनाव में जिक्र उड़ीसा का कर रहे हैं तो लगातार उड़ीसा में ऐसा ये भी मान सकते हैं, ये फैक्टर भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो बाहरी को यहाँ पर बताओ सीएम स्वीकार नहीं करना चाहते थे। संभव हो सकता है कि ये एक बड़ी हार जो है पांडियन की रही हो या फिर नवीन पटनायक की रही हो। हालांकि इस बीच यदि हमने चुनाव प्रचार प्रसार को देखा तो साफ तौर पर देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार खुले मंच से भी कह दिया था कि नवीन पटनायक की जो सेहत है वो लगातार खराब हो रही है, और यदि बीजेपी सरकार में आ जाती है, राज्य सरकार में आ जाती है, बकायदा इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि नवीन पटनायक की जो तबियत नासाज है उसके पीछे क्या वजह है। हालांकि नवीन पटनायक का इसमें पलटवार आया था। नवीन पटनायक कहा था कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पर हवाला ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लूप होल्स हैं जो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक को, बीजेडी को समझने। और ये देखिए दीपिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, जनता के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट होता है, और हमने देखा कई जगहों से इतनी भीड़ जुटी पीएम मोदी की रैली में कि वहां पर कहीं ना कहीं जो टेंट्स थे वो छोटे पड़ गए, जितना एरिया लोगों के लिए था वो भी कम पड़ता हुआ दिख रहा था। इतनी भीड़, जो हेलीकॉप्टर शॉट्स हमने देखे उससे ये पता चल रहा था कि कितना बदलाव यहाँ पर हो सकता है और किस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की रही है। देखिए, एक छत्र राज था, एक छत्र राज को बीजेपी ने खत्म किया है, यह सभी ने देखा। और वाकई में जब जनता बदलाव चाहती है ना गीतू, तो बदलाव ऐसे ही आता है। आपको याद होगा कि लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 27 साल का जो शासन था, लेफ्ट को उखाड़ के ममता बनर्जी ने फेंक दिया था। तो कम से कम ये राजनेताओं को,
तमाम पार्टियों को समझने की जरूरत है कि यदि आप जनता की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई लूप होल छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका रिवर्ट जो है वो आपको मिलेगा और ये साफ जाहिर हो जाएगा। और हार से सबक लेना चाहिए। यहाँ पर पांडियन को सामने आना चाहिए था, हार स्वीकारनी चाहिए थी। और अगर आप इतने कमजोर नेता हैं कि आप सिर्फ जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, हार अगर आए तो आप भाग जाएंगे, तो इसका मतलब कि आप में वो मादा नहीं है कि आप सत्ता में बने रहे, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है सत्ता में, कभी कोई हारता है कभी जीतता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। अरविंद केजरीवाल की इस बीच मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को आर्थिक अपराधी बनाने के पास हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फ्राइडे को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दावा किया उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गंभीर आर्थिक अपराधों से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ये दलील शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बिल्कुल ये तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रमुखता दी गई है और केजरीवाल को आर्थिक अपराध से जोड़ने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये कहा जा रहा है। ईडी कह रहा है अटेम्प्ट टू अरेंज सीएम मीटिंग विद जजेस, और एक तरह से उनके पास जो पूरे सबूत हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जजेस के साथ मीटिंग भी होनी चाहिए, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि जो मामले जो केजरीवाल पर चढ़ रहे हैं उनको लेकर ये कहा जाता था कि आपके पास सबूत नहीं है, जिसके चलते आप ये साबित नहीं कर पा सकते कि सीएम केजरीवाल जो हैं वो अपराधी हैं। लेकिन ईडी यहाँ पर साफ तौर पर अब ये कह रहा है कि केजरीवाल को आर्थिक अपराध साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। देखिए अब इसको ऐसे समझिए, ईडी पहले ही बोल रहा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है। यदि आप जमानत अवधि को भी बढ़ा देंगे तो कहीं ये संभव है कि उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए। ये ईडी पहले से ही साफ कर चुका था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि जब उनको सरेंडर करना था, ठीक उसके कुछ दिन पहले से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनकी बेल को और बढ़ा दिया है, यानी कि मेडिकल स्टम्स के आधार पर वो बेल को और बढ़ाना चाहते थे कि जमानत को और बढ़ाया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको तब फटकार लगाई थी, तब कहा था कि ये तमाम बातें जो आप हवाला दे रहे हैं कि पहले बातें क्यों नहीं कही। बहरहाल ईडी अभी एक साफ तौर पर कह रहा है कि साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त है, हम इन तमाम साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे और अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, जमानत भी ना हो, इसके लिए मेक श्योर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर आप यदि बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और इसको लेकर ईडी कह रही थी, आपको याद भी होगा गीतू, ईडी ने कहा मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही हम कटघरे में लाके खड़ा करेंगे। बिल्कुल, और इसमें कई ऐसे नाम हैं शराब घोटाला में जिसमें लगातार ये चर्चा की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, चाहे और दूसरे बड़े नेता हो, सभी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आतिशी मार्लेना है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उन्हें भी लगातार ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाती रही है, और साफ तौर पर उनका भी हाथ कहा जा रहा है कि है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जो साक्ष्य की बात की जा रही थी, क्योंकि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, सबूत होते तो आपको घर में मिल जाता। वहीं एक तथ्य ये भी निकल के आ रहा है कि क्या कोई चोर चोरी का सामान घर में छिपाता है, तो ये लगातार ईडी की तरफ से भी बातें आ रही थी। और अब ऐसे में जब कहा जा रहा है कि उनके पास साक्ष्य हैं, चार्जशीट अगर उनके खिलाफ होगी तो ये सबके सामने उजागर हो जाएगा। देखिए, हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सीएम की नियमित जमानत याचिका का विरोध ईडी लगातार कर रहा है। दलील दी गई कि रिहा किया गया तो बहुस्तरीय षड्यंत्र का पता लगाने के लिए जांच पर इसका प्रभाव होगा। 182 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया। अब इसकी जो सुनवाई होनी है, जो जवाब दाखिल किया गया है उसकी सुनवाई होगी 14 जून को। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए वो फेवरेबल नहीं है। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं, जो कि ईडी अब साफ तौर पर दावे कर रहा है। आपको याद होगा उन फोन कॉल्स जो थी उसका भी जिक्र लगातार ईडी कर रहा था कि तमाम जो फोन कॉल्स हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। तो एक एक करके तमाम बड़े सबूत जो है वो ईडी लगातार दे रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर सिर्फ जमानत को लेकर है कि किसी भी सूरत हाल में जमानत ना दी जाए। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष जिस तरह से
यहाँ पर साफ तौर पर ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉट इन्वाइटेड टू इंडिया ब्लॉक मीटिंग्स इन दिल्ली, अनहैप्पी एट बीइंग इग्नोर्ड। आरएलपी चीफ कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने मीटिंग्स की दिल्ली में और उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। तो ऐसे में नाराज़गी उन्होंने जाहिर की है कि न्योता नहीं दिया गया, इनवाइटेड नहीं किए गए इंडिया ब्लॉक की मीटिंग्स में, और वो नाराज़गी जता रहे हैं। तो देखिए, द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। इंडियन गठबंधन को लेकर उनकी नाराज़गी सामने आ रही है। ये तक कह दिया कि वो कांग्रेस को एक और मौका देंगे, उसके बाद भी अगर उनको तवज्जो नहीं दी गई तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। देखिए, ये जो खबरें हैं वो लगातार आप इनको ऐसे समझिए, एक एक करके अब INDIA गठबंधन में टूट की नौबत आ रही है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पे कह दिया कि अब के साथ हमने विधानसभा चुनाव में अब हम आपकी सहयोगिता नहीं चाहेंगे। तो देखिए, और यहाँ ये छोटा सा कैप्शन दिया गया है हालांकि इस खबर को, लेकिन बात काफ़ी बड़ी है। आरएलवी जो चीफ है वो नाराज़गी यहाँ पर जता रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि नॉट इनवाइटेड टू इंडिया ब्लॉक मीटिंग्स सेज आरएलडी चीफ। और ये लगातार कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं, नाराज़गी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक जब इसका गठन हुआ था ना दीपिका, उस वक्त ही हमने देखा काफ़ी खींचतान थी, चाहे टिकटों के बंटवारों को लेकर कह लीजिए, सीट शेयरिंग को लेकर कह लीजिए। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से कह दिया कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में पंजाब को देखिए, पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अपने आप में काफ़ी विरोधाभास है इंडिया ब्लॉक को लेकर, और अब उजागर भी होने लगा है। बिल्कुल, देखिए, इसकी सुगबुगाहट हम कह सकते हैं गीतों कल से ही सामने आ गई थी, क्योंकि किस तरीके से आपने देखा होगा कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तो बात हम क्या ही करें, चूंकि लगातार वो तो जेल में है, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग हुई, मंत्रणा की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो सामने ये भी आया कि अभी तक हमें आपका साथ लोकसभा चुनाव में तो दे दिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे अब आपका सहयोग नहीं दिया जाएगा या आपकी कोई हेल्प हमको नहीं चाहिए, यानी कि हम आपके गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब आप इसे समझिए कि साफ तौर पर INDIA गठबंधन के लिए आगे मुश्किलें होंगी। हालांकि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा करके दिखाया है, लेकिन अपने आप को या अपनी पार्टियों को बचा के रखना ये बड़ी चुनौती होने वाली है, और इसका ख्याल अब एक एक करके तमाम पॉइंट्स को रखना पड़ेगा और तमाम सहयोगियों को संतुष्ट करना पड़ेगा। देखने वाली बात ये होगी कि कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल दीपिका, और ये देखिए कांग्रेस भी अभी कह रही है कि हमें आपके साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीटें आई हैं मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का, और ऐसे में एक आत्मविश्वास आ गया है कि हाँ, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे पास भी अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति है। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में अगर उनको किसी का गठबंधन के साथ की जरूरत पड़ती है तो ये सोचने वाली बात थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है वो धीरे धीरे बिखर रहा है, अलग हो रहा है। यानी कांग्रेस कह रही है कि हमें आपके विधानसभा में जरूरत नहीं है, वही आम आदमी पार्टी भी यही बात कह रही है, और समाजवादी पार्टी भी देर नहीं लगाएगी ये कहने में, क्योंकि पहले उनका ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे मायावती का साथ हो चाहे कांग्रेस का साथ हो, उन्होंने कहा कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महिलाओं को संसद भेजने में सबसे आगे तृणमूल कांग्रेस है। 38% सांसद महिलाएं हैं। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल तृणमूल सांसदों में से कुल 38% महिलाएं हैं, जो देश के किसी राजनीतिक दल में सबसे ज्यादा हैं। 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिलाएं सदस्य होंगी, जो पिछले कार्यकाल में चुने गए 77 सांसदों से कम है। तो फिलहाल देखिए, टीएमसी का जो मनोबल है इस वक्त आपको हाई नजर आ रहा होगा, क्योंकि संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने तमाम कोशिशें जरूर की कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरा जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि देखिए सबसे सांसद जो महिला सांसद हैं। At 38%, तृणमूल कांग्रेस sent highest proportion of women to लोक सभा in 2024 polls। तो साफ तौर पर टीएमसी ने कहा है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर सुरक्षित है, और महिलाओं को तरजीह यहाँ पर दी जा रही है। और ये ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो साफ कर रही है, इस बात को स्पष्ट कर रही है कि किस तरह से इस बार जो महिलाएं हैं लोकसभा चुनाव में टीएमसी की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्ट की गई हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का।
और 18वीं लोकसभा में तकरीबन 74 महिलाएं हैं जो कि एमपी हैं। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से ये कहता आया है, या फिर ममता बनर्जी ये कहती आई हैं कि लगातार जो महिलाएं हैं हमारे राज्य में बेहद सुरक्षित हैं। आपको याद होगा किस तरीके से हमेशा संदेश खाली को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, महिला विरोधी कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो कोलकाता है वह ऐसा माना जाता है कि सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो जाती है, और ये लगातार इसमें डेटा भी सामने आया। इसी को लेकर ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस है, जो बूस्ट है वो हाई है कि आप हमारे ही राज्य में आकर हमारी महिलाओं के बारे में ये नहीं कह सकते या हम पे सीधे उंगली नहीं उठा सकते कि हम महिला विरोधी हैं। आप देख लीजिए, आंकड़े बताते हैं कि सबसे सेफेस्ट राज्य जो है महिलाओं के लिए वह पश्चिम बंगाल है। स्पेशल सिटी का जिक्र किया जाए तो कोलकाता है, और यदि हम सांसदों का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी की आती है। तो इस बात को लेकर ममता बनर्जी काफ़ी उत्साहित नजर आई। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संदेश खाली में हुआ है और उसे लेकर भी विवादों में ज़रूर घिरी है टीएमसी, लेकिन जिस तरह से ये डाटा है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं और महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर संदेश खाली जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ज़रूर खुश हैं कि आप हमारे यहाँ की महिलाओं को लेकर ये दावे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित पश्चिम बंगाल में ही है। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी को बहुत सोचना इसलिए भी होगा क्योंकि एड़ी से चोटी का जोर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगा दिया था, तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो पाया। टीडीपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया। यूं कहे कि ममता बनर्जी की कुछ छवि भी ऐसी है जो सीधे सीधे लोगों से कनेक्ट कर जाती हैं, और ये तमाम मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं टीडीपी के लिए बहुत सही साबित हुए, बहुत मुफीद साबित हुए कि वापस से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया गया। टीएमसी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दीपिका और खबरों का रुख करते हैं। थप्पड़ कांड के बाद कंगना रनौत का बयान आया है, कहा कि खालिस्तानी अंदाज में पीछे से आकर थप्पड़ मारा है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। एक्ट्रेस ने कहा है कि कांस्टेबल खालिस्तानी स्टाइल में चुपचाप पीछे से आई और उनके चेहरे पर मार दिया। कंगना ने शुक्रवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पूर्व सैन्य अधिकारी गौरव आर्या का एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कंगना रनौत पर हमला करने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सजा मिलेगी, उनकी नौकरी जा सकती है। शायद उसने यही प्लानिंग बनाई थी और किसान आंदोलन का समर्थन करने की ये पूरी बात बकवास है। देखिए, इस खबर को छापा गया, खालिस्तानी स्टाइल में पीछे से आई और थप्पड़ मार गई। ये कंगना ने कहा कि इस मामले ने बेहद ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। तो नवनिर्वाचित भाजपा सांसद ने शेयर किया पूर्व सैन्य अफसर का पोस्ट, लिखा इस घटना के साथ महिला कांस्टेबल की राजनीति में एंट्री हो रही है। कुलविंदर कौर की अभी अभी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अगर बेअंत सिंह का बेटा सिर्फ इसलिए चुनाव जीत सकता है क्योंकि उनके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, तो अमृतपाल सिंह इसलिए जीतता है क्योंकि वह जनरल सिंह भिंडरवाला के जैसा दिखता है। तो देखिए, इसको लेकर अब जो बयानबाजी का जो दौर है, हम कह सकते हैं गीतू, वो गर्म हो चुका है। साफ तौर पर देखा जाए, इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं खालिस्तानी रंग देने की कोशिश करेगी। खालिस्तान का नाम अब सामने आने लगा है और इसको लेकर अब चिंता की बात धीरे धीरे होने लगी है। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब का कनेक्शन सामने आ रहा है। जो सीआईएसएफ की जवान है वो पंजाब से बिलोंग करती है और जाहिर सी बात है किसानों का आंदोलन भी यहाँ पर जुड़ रहा है, क्योंकि सीआईएसएफ की जो अधिकारी थी और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जो मैंने उनको थप्पड़ मारा, मेरी माता जो थी वो किसानों के आंदोलन में बैठी हुई थी और ऐसे में इसलिए मुझे इस बात का गुस्सा है कि वहाँ पर कोई पैसे लेकर नहीं जाता। कंगना ने जो बयान दिया था कि 100 रुपये में लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो जो बयान था कहीं ना कहीं इस जवान को चुभा हुआ था और जिसके चलते ये हरकत की गई। लेकिन अब इसने पूरा पॉलिटिसाइज कर लिया इस पूरे मामले ने और अब राजनीतिक रंग इसका दिखने लगा है। और इसी को लेकर कंगना रनौत ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा लग रहा था कि खालिस्तान स्टाइल में आई हैं और लगातार मुझको चांटा मार गई। तो फिलहाल देखिए, ये भी आप समझ लीजिए, कुलविंदर कौर को सज़ा मिल सकती, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी जा सकती है। इस बात को दरकिनार अब किया जा रहा है कि वह गुस्से में थी। किसान आंदोलन को लेकर जो कंगना रनौत ने बयान दिया था उसको लेकर वो खफा थी, इसीलिए उनका ये एक्शन पर रिएक्शन था। लेकिन अब इस पूरे मामले को खालिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है और बाकायदा कंगना रनौत भी माफ़ करने के मूड में तो फिलहाल गीतू नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से खालिस्तान का मुद्दा बड़ा मुद्दा है पंजाब में, अब उसे रिलेट किया जा रहा है और इसे पूरा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं और कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। रूस में 4 भारतीय छात्र नदी में डूब गए, 2 शव बरामद हुए हैं। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। रूस के वेलिकी नोवगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ये चारों भारतीय छात्र वोल्खोफ नदी में डूबे हैं। और ये दुखद खबर है दीपिका, क्योंकि जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि ये सभी टहल रहे थे नदी के तट पर और उस दौरान ये घटना घटी है। ये देखिए फ्रंट पेज पे इस खबर को प्रमुखता दी गई है अमर उजाला में। और यहाँ पे रूस में 4 भारतीय मेडिकल छात्र नदी में डूबे, ये खबर छापी गई है। नदी में डूबने से 4 भारतीय विद्यार्थियों की जान चली गई है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे चारों और फिलहाल जो भारतीय गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं कि इनकी जो डेड बॉडी है वो भारत लाई जा सके। लेकिन वाकई बहुत दुखद खबर है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये तीनों जो छात्र हैं वो मेडिकल के छात्र हैं और उस वक्त जिस वक्त ये घटनाक्रम चल रहा था या फिर ये घटना घटी थी, अपने परिवार के साथ वह वीडियो कॉल पर बने हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। इधर अब यूँ कह सकते हैं कि भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है। शव को लेकर अब रूसी सरकार से बातचीत की जा रही है और ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द तमाम जो छात्र हैं उनके जो शव हैं उनको परिजनों को सौंपा जाए। सबसे पहले चुनौती हम ये कह सकते हैं कि उनको लाने की है और उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि रशियन गवर्नमेंट से लगातार भारत सरकार संपर्क में है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इन चारों छात्रों के शवों को लेकर आया जाए। लेकिन यहाँ पर दुखद पहलू ये भी है कि एक तरह से लापरवाही यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि बताया ये जा रहा है वोल्कोफ नदी में जो लहर आई वो अचानक आई थी और ये लोग काफ़ी करीब थे उस नदी तट के। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जो एक साथी थी वो थोड़ा अंदर चली जाती है नदी में और वो डूबने लगते हैं, उसे बचाने के लिए बाकी तीनों भी जाते हैं और ऐसे में ये चारों जिनकी जान चली जाती है मेडिकल के छात्र हैं। और एक तरह से देखा जाए कि ये सभी के लिए एक मैसेज भी है कि क्योंकि उस वक्त ये फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, लेकिन इतना डीप किसी भी नदी या किसी भी जलाशय में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपको उसकी गहराई का पता ना हो दीपिका। जाहिर सी बात है और ये कहीं ना कहीं दुखद संदेश है। लेकिन आगे भी यदि आप लोग भी कहीं जाते हैं तो इस बात में अपना ख्याल ज़रूर रखिए कि नदी के किनारे यदि आप बैठे हैं तो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री के जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया है, मांगा बेल, ये कहा। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की उच्चतम न्यायालय में दलील दी है और कहा है कि देखिए बिल्कुल। और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में पीएम पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। देखिए लगातार पाकिस्तान जो है INDIA गठबंधन को यूँ कह सकते हैं सपोर्ट करता हमें नजर आता है। इस बात को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान भी खूब उठाया गया था, जब फायर ऑन वहाँ के एक जो पत्रकार थे उन्होंने लिख दिया था। अब यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर जो एग्जाम्पल सेट किया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरीके से जुडिशियल जो तकनीक है या कानूनी तरीका जो हमारे देश में है, ठीक उसी कानूनी तरीके को अपनाया जाना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कहते नजर आए हैं। इसका उदाहरण अब देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो पड़ोसी देश है वह दे रहा है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। आज किस खबर को सुर्खियां दी गई है वो हम आपको बता दें। ये क्रिकेट से जुड़ी खबर है। वर्ल्ड कप मैच में कल भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। विराट कोहली पर रहेगी सभी की निगाहें। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लीग स्टेज का 12वां मैच खेला जाने वाला है और इस मैच में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। तो विराट कोहली T20 विश्व कप 2024 के अपने पहले मैच में भले ही शानदार प्रदर्शन ना कर पाए हो, लेकिन उनके पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े काफ़ी बेहतरीन हैं और जब जब टीम इंडिया को पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बैकफुट पर धकेला है तब तब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला है।
और देखिए विराट कोहली की खूबसूरती भी हम कह सकते हैं कि कमज़ोर पाकिस्तान के लिए कोहली से निपटना आसान नहीं होगा। कल भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी भिड़ंत होगी। T20 विश्व कप को लेकर उत्साह के अधिक क्रिकेट जो है हमारे देश में पूजा जाता है, प्यार नहीं किया जाता है, इसको पूज लिया जाता है। और जब T20 वर्ल्ड कप की बात आई, यानी कि एक तो वर्ल्ड कप हुआ था, हालांकि प्रदर्शन पूरे के पूरे कह सकते हैं कि सीरीज में बहुत अच्छा रहा था भारत का, लेकिन आखिरी मैच किस तरीके से हम हार गए थे, हालांकि वो अब बीती ताई बिसारिए, आगे की सुध ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। T20 विश्व कप में देखा जाए भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को उठाया था। और यही जो चीज़ें हैं ना, वो अभी भी भारतीयों के भीतर मौजूद है कि विराट कोहली एक बार फिर से कमाल करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी हम पाकिस्तान को देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर जो है पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत आसान नहीं होगा ओवरकम होना। बिल्कुल, और भरोसा है भारत की जनता को विराट कोहली पर, क्योंकि विराट हमेशा भारत की क्रिकेट की नैया पार लगा देते हैं। तो इस बार भी क्या करेंगे T20 में देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए दीपिका विदा ले लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।